नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बड़ी खबर में सांसद विजय दर्रा द्वारा दिए गए बयान पर। नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, अपने एक बयान पहले उन्होंने दिया, उनको संत बताया, और दूसरे बयान में कहीं ना कहीं उनके ऊपर निशाना साधा। आखिर क्यों पलटे विजय दर्रा, आखिर क्यों दिया ये बयान, इसी पर चर्चा करेंगे आज हम बड़ी खबर में। पहले कहा संत, फिर कहा कलंक, आखिर क्या कहना चाहते थे विजय दर्रा, इसी पर चर्चा करेंगे आज हम बड़ी खबर में। हमारे साथ हैं हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है, जो विजय दर्रा हैं उनकी क्या जबान फिसल गई, या वो जो कहना चाह रहे थे मन की बात वो कह नहीं पाए? आशीष, राजनेताओं के बारे में आजकल एक बात बड़ी है कि वो खरबूजे की तरह हैं, तो खरबूजे को देख कर रंग बदलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर विजय दर्रा का भी हाल यही है इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन राजनीति में आ चुके हैं, तो इसलिए खरबूजे की तरह रंग बदलते रहते हैं। जब वो मोदी के साथ थे तो अलग रंग था, जब कांग्रेस के साथ आए तो अलग रंग हो गया। इसलिए संत से कलंक की ओर उनका रंग जो है बदलता रहता है। पर प्रताप जी, कुल मिलाकर अब राजनीति में आ गए हैं, पहले उद्योगपति थे, तो क्या अभी समझ नहीं आ रही उनको राजनीति? नहीं, देखो आशीष, बात तो ये है कि राजनीति में जो बात अंदर से दिखती है वो बोली नहीं जाती है। कुल मिलाकर वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जैसा मोदी ने कह भी दिया था, अरे भाई तुमने मेरे को संत कह तो दिया, अब लेकिन कांग्रेस पार्टी से अभी तुम्हें नोटिस मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर दर्रा भी जैसे ही वो अपने उस वैराग्य से बाहर निकले, संत के माहौल से बाहर निकले, और मुनि तरुण सागर के उस पांडाल से बाहर निकले, तो उनको भान हुआ, ज्ञान हुआ कि अरे भाई मैं ये क्या बोल गया। तो तुरंत ही उनको नजर आने लगा संत एक कलंक के तौर पे। तो कुल मिलाकर ये विजय दर्रा का जो रंग है वो पंडाल से बाहर निकलते ही बदल गया। तो ये ऐसा होता है। कहीं शमशानी वैराग जैसा तो नहीं था? ये श्मशानी वैराग तो कहना ही चाहिए, कि क्योंकि क्या होता है कि आजकल राजनेताओं को कुछ ज़्यादा ही आता है कि हम देखते हैं कि तमाम राजनेता रोज आए दिन बयान बदलते रहते हैं। तो इसमें यही नज़र आता है कि जब जिसके पास जाते हैं वैसे ही वो एक कहते हैं कि पानी की तरह स्वभाव हो गया है राजनेताओं का। जिस बर्तन में जाते हैं वैसा ही आकार ले लेते हैं। कुल मिलाकर पानी की तरह एकदम तरल हो चुके हैं ये सारे राजनेता। प्रताप जी, इस पर हम चर्चा करेंगे, पहले देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। संत बना कलंक। पाखंडी बाबाओं और संतों के कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो संत यहाँ कलंक बना है वो धर्म से न होकर राजनीति से जुड़ा हुआ है। कांग्रेसी सांसद विजय दर्रा की माने तो मोदी देश पर कलंक हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मोदी को संत कहने वाले भी विजय दर्रा ही हैं। संत से कलंक बनने की पूरी दास्तान शुरू हुई मुनि तरुण सागर के तरुण क्रांति पुरस्कार कार्यक्रम में, जहां कांग्रेसी सांसद विजय दर्रा भी मौजूद थे। जहां मोदी के पहुंचने पर उन्होंने उन्हें गुजरात का शेर कह डाला। दर्रा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यहाँ 4 ही संत मौजूद हैं, आचार्य तरुण मुनि सागर, रामदेव, मोदी और चौथे वो खुद। मोदी के स्वागत में कहे गए इन शब्दों पर मोदी ने विजय दर्रा को आगाह भी कराया कि कहीं कांग्रेस इस बात पर उन्हें नोटिस न भेज दे, और हुआ भी वही। दर्रा को प्रदेश कांग्रेस की ओर से नोटिस मिला, तो दर्रा ने मोदी को राष्ट्रीय कलंक कहने में भी देर नहीं लगाई। बकौल दर्रा वे एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और मोदी यहाँ मेहमान थे। मेहमानों का स्वागत करना संस्कृति में शामिल है, लेकिन सवाल ये है कि मंच पर स्वागत और पीछे से फजीहत करना ही राजनीति है। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जब शाहिद सिद्दीकी ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया तो सपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि वे पार्टी में थे ही नहीं। तो वहीं सिद्दीकी ने कहा कि सपा अभी भी कल्याण सिंह को सपा में शामिल करने के अपराध बोध से निकल नहीं पाई है, इसीलिए इस तरह का निर्णय लिया गया। इससे पहले भी 2009 में एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने जब गुजरात के विकास को लेकर मोदी की तारीफ की थी तो उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया था। इन सब बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि पार्टी में रहकर कार्यकर्ता या नेता की राय खत्म हो जाती है, क्योंकि आलाकमान का दबाव कुछ इस कदर होता है कि किसी को भी संत से कलंक बना दे। तो वहीं दूसरी बात कि राजनीति में सब जायज है, तो कभी भी कोई भी संत से कलंक बन सकता है।
तो देखा आपने कैसे शेर, संत और फिर कलंक, आखिर क्या दबाव था प्रताप जी? सवाल ये उठता है, शेर, संत और कलंक, आखिर विजय डर्रा के मन की बात कौन सी थी? देखो, मुझे गड़बड़ मोदी में लगती है आशीष। मोदी के बारे में कहा जाता है, ऐसा लगता है मुझे भी, कि मोदी के पास जो जाता है वो हिप्नोटाइज हो जाता है शायद, और वो कोई ऐसी कला जानते हैं जैसे हमारे मुख्यमंत्री जादूगरी जानते हैं, ऐसा ही कोई हिप्नोटाइज करने का कोई तरीका जानते हैं कि उनके पास जाते हैं उनकी बात बोलने लग जाता है, वो बोलना कुछ चाहता है और बोलने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि जो मोदी के इर्द गिर्द ऐसा कोई ऑरा है, उस ऑरा में घुसते ही आदमी जो है मोदी 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 संत ऐसे बोलने लगता है। कुल मिलाकर यही कारण है कि जैसे ही उस ऑरा से बाहर निकलता है तो उसे भान होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हिप्नोटाइज करने का जो वो मंत्र है वो कहीं मोदी ने सीखा हुआ है। पर प्रताप जी, सवाल वही है कि विजय डर्रा जब कह जाते हैं मोदी के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात है कि जब मोदी के खिलाफ कहा जाता है तभी चर्चा होती है। हाँ, ये तो देखो, मोदी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है मुझे कि एक भारतीय राजनीति का एक आवश्यक तत्व बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय राजनीति अब धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द, पहले ऐसे कहा जाता है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, गांधी परिवार को किसी ने गाली दे दी तो उनके पक्ष में लोग हो गए। अब ऐसा है कि मोदी के खिलाफ, मोदी के पक्ष में कोई बोल गया तो उनके खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि आज सेंटर पॉइंट भारतीय राजनीति का मोदी बन चुके हैं। कोई भी उनके बारे में कुछ भी बोले तुरंत तमाम ऐसे रिएक्शंस आ जाते हैं। तो ये तो समझ लेना पड़ेगा कि मोदी अब भारतीय राजनीति का सेंटर पॉइंट नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। तो और मुझे लगता है प्रताप जी, शायद इसीलिए हर कोई उन पर अटैक कर कर शायद हाईलाइट होना चाहता है। हाँ, ये बात भी सही है। सबको पता है कि आजकल मोदी का नाम जो है बहुत बिकता है मीडिया में, और जैसे ही मोदी किसी ने कह दिया तो उसकी हाईलाइट, उसकी बाइट चलेगी। तो कुल मिलाकर हर कोई चाहता है कि मोदी को कुछ ना कुछ कह दिया जाए जिससे कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ जा सके। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ। प्रताप जी, आखिर सुनते हैं कि दर्रा ने क्या, जब उनकी बाइट, उनका रिएक्शन जब जनता के सामने, उन्होंने क्या वापस प्रतिक्रिया की इस पे? ये किसी प्रकार के राजनीतिक मंच नहीं है। हम लोग पुरुषार्थ करने वालों को शेर कहते हैं। शेर का मतलब वो नहीं जो भक्षक होता है, और उसी से मैं इस राज्य का मैं मेहमान हूँ, और मेरी संस्कृति ये कहती कि मैं जिस घर में जाता हूँ उसका मैं आदर करूँ। मैंने उनको राष्ट्रीय संत नहीं कहा। अगर आप जानते हैं, अगर मेरा पार्लियामेंट में अगर आपने भाषण सुना होगा, तो मैंने मोदी जी के बारे में कहा था कि बड़े उम्मीदों के साथ में उनके पिता ने उनका नाम नरेंद्र रखा। ये सोच के रखा था कि कल ये बड़ा होने के बाद में ये विवेकानंद के मार्ग पे चलेंगे। तो देखा आपने किस तरह दर्रा कह रहे हैं, अब सफाई पर जुटे हैं दर्रा, जो अपना बयान दिया था उससे कि मैंने ऐसा नहीं कहा उनके लिए। प्रताप जी, क्या लगता है, सफाई बहुत तरीके से सफाई वो दे रहे हैं? इसे एथलेटिक्स में पोल वॉल्ट कहते हैं। पोल वॉल्ट ऐसे होता है, उलटबाजी। तो उलटबाजी जो है वो इसी तरह की होती है। मुझे लगता है कि दर्रा अगर एथलेटिक्स में पोल वॉल्ट में जाते तो निश्चित तौर पे बड़ा पदक जीत के लाते। तो जिस तरह से वो पलट गए, कह रहे हैं कि संस्कृति के कारण उन्होंने संत कह दिया, और जब उनको संस्कृति का भान खत्म हुआ कि कहा कि अब तो संस्कृति कुछ नहीं है, तो वो उनको कलंक नजर आने लगा। कुल मिलाकर ये राजनेताओं की, आशीष, एक ऐसी नीति है जिसके चलते आज पूरी देश की जनता इसी चक्कर में पड़ी हुई है। आखिर में ये नेता अपने पैंदे पे टिके भी हैं नहीं, या थाली के बैंगन बन गए हैं। कुल मिलाकर कहीं भी उलट पुलट हो जाते हैं, तो इसलिए आज राजनेताओं का विश्वास ही नहीं रहा। वो संत कह रहे थे तो विश्वास नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने जब संत कहा, आखिर नरेंद्र मोदी कहाँ पीछे रहने वाले थे जब उनकी या तो तारीफ हो या उन पे निशाना साधा जाए। उनका रिएक्शन भी हमारे पास मौजूद है, आइए सुनाते हैं। आने में थोड़ा विलंब हुआ। मुझे अगर विजय जी का पूरा भाषण सुनने का मिलता तो अच्छा होता, लेकिन आखिर के दो कुछ शब्द तो सुनाई दिए। आपको लगता होगा कि विजय जी तो कांग्रेस के हैं और मीडिया में भी हैं, और आज उन्होंने मोदी को शेर कह दिया है। तो
मोदी को रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज मुझे नींद मेरी है वो भी चली जाए। कहीं ऐसा तो न हो कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज हो कि कांग्रेस हाईकमांड ने विजय दर्रा को नोटिस भेजा। कांग्रेस हाईकमांड ने तय किया है कि विजय दर्रा जैसे कांग्रेस के एमपी चुनाव का वर्ष है और गुजरात में जाकर के मोदी की तारीफ करें, इससे बड़ा कोई इनडिसिप्लिन नहीं हो सकता है, इसलिए उनको निकाल दिया जाए। तो देखा आपने, मोदी ने तो कहीं ना कहीं उसी कार्यक्रम में दर्रा को सीधे सीधे इसकी चेतावनी भी दे दी थी। प्रताप जी, मोदी को पता था आखिर उनको संत या शेर कोई कांग्रेस का आदमी कह दे तो उसकी क्या हालत होने वाली है। नहीं, एक बात है आशीष, जैसा अपन कह रहे थे कि भारतीय राजनीति में एक एसेंशियल एलिमेंट बन चुके हैं मोदी, और कुल मिलाकर मोदी को पता है अपनी ताकत का कि उनके पक्ष में कोई भी कांग्रेस या सपा या एंटी बीजेपी का कोई भी आदमी बोलेगा तो आखिर में क्या होने जा रहा है। और मोदी इस सब चीज़ का बड़ा लाभ उठा रहे हैं अपनी ब्रांड इमेज को चमकाने में। और मोदी ने जिस तरह की सारी मीडिया की जो नेगेटिविटी को भी अपने पक्ष में कर लिया है। प्रताप जी, एक सवाल और यहाँ पर कहीं ना कहीं उठ रहा है कि मोदी की नकारात्मकता जितनी है, मोदी को अस्वीकार्यता जितनी बनाई जा रही है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी ब्रांड पोजीशनिंग करती जा रही है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मोदी को जिस तरह से एक प्रकार से हत्यारा बताया जा रहा है, कोई हिंसक बता रहा है, कोई जिस तरह से बता रहा है, लेकिन किसी भी उनके विरोधी के पास ये नहीं है कि 12 12.5 साल हो गए मुख्यमंत्री के तौर पे उनके ऊपर क्या भ्रष्टाचार का कोई कलंक है, क्या कोई किसी तरह के व्यभिचार का कलंक है, क्या किसी भाई भतीजेवाद का कलंक है। इस तरह का कोई भी एक भी आरोप उनका कोई भी विरोधी लगाने में सक्षम नहीं हुआ है। और मोदी की ये एक बहुत बड़ी ताकत और कीमत है कि उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से एक भी आरोप नहीं है, और इसी के कारण छटपटाहट है। और ये मोदी को पता है, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और आदमी परेशान वहीं होता है आशीष जहां व्यक्तिगत आरोप लगते हैं, और मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कहने को कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रताप जी वही वाली बात है कि जब व्यक्तिगत आरोप नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को या और पार्टियों को, तो कहीं ना कहीं ऐसे आरोप लगाए जाएं, ऐसी बयानबाजी की जाए जिससे कहीं ना कहीं परेशान हो। लेकिन मोदी लगता है शायद परेशान नहीं हो रहे। मोदी को तो लाभ मिल रहा है। उल्टा मोदी चाह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके खिलाफ बोलें, जिससे जनता को के बीच उनको जाके मौका मिले, बोलने का मौका मिले, जनता खुद रिएक्ट करे। कुल मिलाकर जब भी इस तरह से मोदी के खिलाफ बयान आते हैं तो जनता अपने आप जवाब देने लगती है, और मोदी को ये अच्छा लगता है। मोदी शायद, मेरे को तो लगता है कि अपने कांग्रेसी मित्र जो कांग्रेस में उनके मित्र हैं उनको बार बार कहते रहते होंगे कि मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बोलिए, क्योंकि ये हेडलाइन बनेगी। लगता है कि ये मोदी का कांग्रेस मैनेजमेंट का तरीका है अपना। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि आप बोलिए क्योंकि हेडलाइन बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी मीडिया पे छाए रहने के लिए कांग्रेसियों का पूरा उपयोग कर रहे हैं। पर प्रताप जी, एक सवाल और है, क्या बीजेपी के अंदर जिस तरह से बात आ रही है संत और शेर, क्या बीजेपी अपने इस हीरो को जो गुजरात में उनका हीरो बनता जा रहा है उसको संत और शेर मानती है? देखो, बीजेपी के सामने शेर की बात तो ये है कि शेर की सवारी करना उसको मुश्किल हो रहा है। तो शेर तो शेर बन रहे हैं और उसकी सवारी और आखिर में कौन करे। नितिन गडकरी बैठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको बड़ी पटकनी लगी, और जिस तरह से और कोई दूसरा आदमी ऐसी कोशिश नहीं कर सकता कि उनकी सवारी करे, तो इसलिए निश्चित तौर पे उससे दूरी। के लिए, बाकी लोगों के लिए जो शेर है, लेकिन सबसे बड़ी बात की कांग्रेस ही नहीं, सपा भी अब इस शेर के दांत देख चुकी है। और शाहिद सिद्दीकी जैसे उनके इतने एक नीतिकार, एक नेता को खोना पड़ा है केवल इसलिए कि उन्होंने एक मैच इंटरव्यू छाप दिया, और इंटरव्यू छाप कर उन्होंने जिस तरह से उनकी बात को रख दिया। चलिए प्रताप जी, इस पे चर्चा करेंगे। मैं आपको रोकूंगा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देते हैं एक ब्रेक।